नमस्कार, प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। दोस्तों, इसमें दो तीन चीज़ें का जो टॉपिक है वो हमें याद रखने वाली बात है कि इसे कौन निकालता है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आपको बता दें, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा निकाला जाता है। भारत का जो स्थान है वो 72वें स्थान पर भारत आया है। इसमें भारत को नंबर जो मिले हैं वो 40.42 नंबर इसमें मिले हैं। स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और यूएसए सेकंड स्थान पर है। जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नया नया काम किया जाता है उसके बारे में ये बताता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है वो किससे संबंधित है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी न्यू इन्वेंशंस होते हैं, जो भी नए नए आविष्कार किए जाते हैं, वो सभी इसके द्वारा मापे जाते हैं। इसके कई भाग होते हैं: फॉर्मल एजुकेशन, ग्रोइंग, टर्नल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसे कि इन तथ्यों को जोड़ के उसके बाद ही यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतनी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें 5 पन्नों का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की रिपोर्ट है वो नहीं पढ़नी है। मेनली बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो किससे संबंधित है, इसमें भारत का रैंक क्या था, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और इसे कौन निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपको बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये एक रोबोटिक सिस्टम को कहा जाता है। जो रोबोट जिसको काम करता है उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में काम किया जाता है, उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, इसको हम सामान्य भाषा में याद रखने के लिए समझ सकते हैं, जो रोबोट होते हैं वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही एक उदाहरण होते हैं। इसके जो जनक है वो जॉन मैकार्थी हैं। इन्हें चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जा रहा है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसके कारण भारत में या दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। जनक हमें स्पेशली याद रखने चाहिए, जॉन मैकार्थी जो इसके जनक हैं। और ये एक रोबोटिक सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इन रोबोट्स की जो खासियत है उसके बारे में बता सकते हैं आप। ये प्रतिक्रियात्मक है, यानी कि पूर्ण प्रतिक्रियात्मक होंगे। ये आत्मचिंतन भी कर पाएंगे। मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि नई चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। और सीमित स्मृति यानी कि लेबर जो होती है उनका काम भी ये संपूर्ण तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग हमने आपको दी है। केवल इतनी आपको ध्यान रखनी जरूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन जो भी 5-4 टॉपिक एक टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके बारे में जो जरूरी और मेन चीज़ें हैं वो आपको रट लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं IDRSS। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि साइंस एंड टेक के पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सैटेलाइट और जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं ये उन्हीं से आता है। तो IDRSS ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भविष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच में संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एक अंतरिक्ष में एक नई उपग्रह प्रणाली को भेजने की जो योजना है उसको देश के सामने क्रियान्वित या साझा किया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि IDRSS यानी कि इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इसरो का एक मिशन है। ये एक उपग्रह प्रणाली है जिसे कि आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष में भेजेगा। चंद्रयान 2 में जैसे कि जो नेविगेशन सिस्टम की कमी हुई थी, कमज़ोर पड़ गया था, उसकी कमी को दूर करने में ये सक्षम हो पाएगा। मानव जो उपग्रह भेजे जाएंगे, जैसे कि अभी गगनयान भेजा जाने वाला है, उस प्रकार के मिशनों में ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इसके तहत 2 उपग्रह छोड़े जाएंगे। ध्यान रखें, जो IDRSS है इसके तहत 2 उपग्रह छोड़े जाएंगे। समझिए कि IDRSS की ज़रूरत क्यों है। इसे उपग्रह में 24 घंटे लगातार संपर्क संभव हो पाएगा, यानी कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में लगातार 24 घंटे तक संपर्क संभव हो पाएगा IDRSS के माध्यम से। 2000 किलो भार वर्ग की प्रणाली को भू स्थित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी की निकटतम कक्षा यानी LEO के कार्यक्रमों जैसे कि स्पेस डॉक्टर किंग, स्पेस स्टेशन तथा अन्य बड़े मिशनों जैसे कि चंद्रयान, मंगल मिशन आदि में सहायक होगा। मानव मिशन में जरूरी विभाग देशों के स्पेस सेंटरों के साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि हमें किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा चूंकि खुद का स्पेस सेंटर होगा तो हमें किसी और देशों के स्पेस सेंटर से मदद मांगने की या उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
गगनयान में ये अति महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होगा। आपको बता दें दोस्तों कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस देश के पास ऑलरेडी खुद का स्पेस सेंटर है। तो आपको बता दें रूस के पास, अमेरिका के पास और यूरोप के पास, इन तीनों के पास खुद का स्पेस सेंटर है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनके नाम क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि रूस का जो स्पेस सेंटर है उसका नाम है सैटेलाइट डेटा रिले नेटवर्क। अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है उसका नाम है ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट। और यूरोप का जो नेटवर्क है या सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम है यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वाईफाई कॉलिंग। तो हालांकि ये वाईफाई कॉलिंग का जो प्रश्न है ये नया कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि जब जब किसी भी प्रकार का नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बारे में प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड युग में रह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। तो आपको बता दें कि इसे एयरटेल लॉन्च करने जा रहा है। वाईफाई कॉलिंग पर कोई तीसरा मेंबर नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर और जो उठाने वाला है रिसीवर, यानी कॉल करने वाला और प्राप्त करने वाला ही होगा। बिना पैसे दिए कॉल कर पाएंगे। एयरटेल में नेटवर्क नहीं होने पर भी वाईफाई कॉलिंग उपयोग कर सकते हैं। में नेटवर्क ना होने पर भी वाईफाई कॉलिंग की जा सकती है। यहाँ पर जब प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो हम प्रश्न बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे सीखा जा सकता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बना जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें वाईफाई कॉलिंग के रिलेटेड सही हैं या सही नहीं हैं। तो जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिना नेटवर्क के भी कॉल किया जा सकता है, तो हम इसका आराम से उत्तर दे जा सकते हैं। बिना इंटरनेट की सहायता से भी कॉल रिसीव किया जा सकता है और इसमें जो वॉइस है वो HD वॉइस सुनेगी। तो ये जो 2-3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक ये कि इसमें एयरटेल में नेटवर्क नहीं होने पर भी वाईफाई कॉलिंग की जा सकती है, बिना इंटरनेट की सहायता से कॉल प्राप्त किया जा सकता है और इसमें HD वॉइस कॉलिंग सुनाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4K परमाणु मिसाइल। क्लियर 4K मिसाइल है, यानी कि 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसमें। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मारक क्षमता है। यह एक कुंज मिसाइल है, यानी कि ये पानी के अंदर भी वार करने में सक्षम होती है। सागरिका भी इसका एक नाम है। तो 4K मिसाइल के बारे में ये 3-4 चीज़ें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि 4K मिसाइल परमाणु मिसाइल है, 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, भारत निर्मित है, ये कुंज मिसाइल है, पानी के अंदर भी वार कर सकती है, सागरिका भी इसका एक नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। प्रीलिम्स को क्लियर कराने का जो हमारा उद्देश्य है वो कहीं असफल ना हो जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार हमारे वीडियोस को रिवाइज करके देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर हो जाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।